हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। काफ़ी दिन बाद अपने आज मिल रहे हैं और आप लोगों का जो चैप्टर था प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स एक तरह से तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अभी तक क्या है, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से वो ख़त्म करके मेरे को नहीं दिए। और मैं अभी आप लोगों को आज कल में वर्कशीट भेज दूंगा। उसी वो चैप्टर नहीं, अभी हम लोग जितने पुराने चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन भी हो रहा है। और जैसे अभी मैं आप लोगों को जो वर्कशीट देने वाला हूँ उसमें चैप्टर नंबर डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस जो सेकंड चैप्टर है टेक्स्ट बुक का, उसका मैं आप लोगों को पूरा वर्कशीट दूंगा। पहले आप टेक्स्ट बुक से एक बार रिवीजन कर, ठीक है, देख लेना, रिवीजन करके एक बार उसको सॉल्व करना। फिर ये आप लोगों ने टेक्स्ट बुक से किया, इसके आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, एक बच्चे ने को प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में क्वेश्चन पूछा था, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक मैंने वो क्वेश्चन मैंने एक बार करवाया था, तो मैं पहले वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल का एक जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करके फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल को जो डाउट सेशन उसको कराते हैं। फिर आज एक बच्चे का था कि सर आप चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करिए, कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब इनफॉर्म, उस चैप्टर को हम स्टार्ट करें क्योंकि उनके मतलब ये एक सीक्वेंस में चलेगा। तो चलो वो पहले मैं क्वेश्चन आपको बता दूँ, फिर मैं आगे आपको कंटिन्यू करता हूँ। उसमें था सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। वो एक तरीका, ये रहा क्वेश्चन मेरे पास ही है। तो उसमें क्या क्वेश्चन था कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए, इन ट्रायंगल ए बी सी, 3 टाइम एंगल ए, 4 टाइम एंगल बी, 6 टाइम एंगल सी, they are equal. What should be the measure of each angles? आपको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए कितना है, एंगल बी कितना है, एंगल सी कितना है, वो आपको डिस्कस करना है। क्लियर हो गया? तो सबसे फर्स्ट हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। जैसे आपको पता है 3 टाइम्स एंगल ए, 4 टाइम एंगल बी, 6 टाइम एंगल सी दिया है, इन सब की वैल्यू को हम इक्वल कर देते हैं। और ये सारी वैल्यूज हमने मान लिया कोई कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, मतलब इन सब की वैल्यू इक्वल है, ये फिक्स है, वो फिक्स वैल्यू आपका के हुआ। अब के कुछ भी हो सकता है, हमें एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता, वो हमें ढूंढना पड़ेगा के। तो एंगल जैसे 3 टाइम्स एंगल ए दिया है के, तो एंगल ए का जो वैल्यू आ रहा है के डिवाइडेड बाय के। सेम वैसे 4 टाइम्स एंगल बी दिया है के, तो एंगल बी का वैल्यू 4 इंटू है, तो नीचे जाकर मल्टीप्लाई, नीचे जाकर डिवाइड 4। ऐसे आपको दिया है 6 टाइम एंगल सी इज के, एंगल सी का वैल्यू के अपॉन 6 आ गया। अब आपको एंगल ए बी सी मिल गया, अब तीनों को आपने ऐड किया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। आपको पता है तीनों का जो सम होता है, सम ऑफ 3 एंगल ऑलवेज 180। फिर एंगल ए की जगह आपने के अपॉन 3 पुट किया, बी की जगह के अपॉन 4 पुट किया, सी की जगह के अपॉन 6 पुट किया, इक्वल टू 180 हो गए। अब आपको के की वैल्यू चाहिए, तो पहले एलसीएम लो, 3 4 6 का एलसीएम, दैट इज आई थिंक सभी को पता है 12 है। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स, 4 से इंटू किया 4 के, 4 के टेबल में 12 3 था इंटू 3, ऊपर नीचे इंटू 3 कर दिया, इंटू 4 किया, तो 3 इंटू के 3 के, 6 2 12 इंटू 2 किया 2 के, ये आपका आ गया 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको के का वैल्यू चाहिए, तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9 के अपॉन 12 इक्वल टू 180। अब 9 3 3 3 4 12, तो आपका जो वैल्यू आया 3 डिवाइडेड बाय 4 के इज 180 डिग्री। और अब अगर आपको के का वैल्यू चाहिए तो 180 इंटू 4, क्योंकि डिवाइड है 4
और 3 मल्टीप्लाई तो नीचे जगह डिवाइड हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 0 ज़ा 60 इंटू 4 240 डिग्री का के का वैल्यू आ गया। अब आपको जैसे एंगल ए चाहिए तो एक के को डिवाइड बाय 3 करने से आ रहा है, यानी 240 को अगर हम 3 से डिवाइड करें 3 8 ज़ा 24 0 तो 80 डिग्री आ गया। अब एंगल बी को फाइंड करना है तो k डिवाइडेड बाय 4 किया तो k का वैल्यू 240 डिवाइडेड बाय 4 किया 60 डिग्री आ गया। और c चाहिए तो k को 6 से डिवाइड किया 240 डिवाइडेड बाय 6 किया 6 4 ज़ा 40 डिग्री। और अगर आप इन तीनों को प्लस करते हो तो यू आर गेटिंग 80 60 40। तो एंगल ए जो आपका 80 डिग्री आया, एंगल बी जो कि आपका 60 डिग्री आया, एंगल सी जो कि आपका 40 डिग्री आया। तो ये आपकी तीनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गए। समझ आ गया? चलो इसमें कोई भी डाउट है देख लो, A to Z स्टेप देख लो। 3 नीचे डिवाइड हुआ, K माना, 4 नीचे आ गया C, तो K/6 आ गया। फिर आपको 3 एंगल का सम 180 है, K/3, K/4, K/6 180, 3 4 6 का एलसीएम 12 आया, 3 4 ज़ा 4 से ऊपर नीचे इंटू 3 से इंटू 2 से इंटू 4k 3k 2k और 4 + 3 + 2 9k/12 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 3/4k इज 180। k का वैल्यू जो 4 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि इंटू नीचे डिवाइड 360 60 4 ज़ा 240। अब एंगल ए चाहिए तो k/3 k को 3 से डिवाइड किया 240/3 380 से p को डिवाइड k/4 240/4 60 k/6 240/6 40 डिग्री। एंगल ए बी सी आपके तीनों ही एंगल फाइंड हो गए। अब देखो 60 + 80 100 100 + 80 180 डिग्री, तीनों का सम भी आ गया। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जो आपका डाउट है। चलो आज मैं आप लोगों को स्टैटिस्टिक दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा बता रहा हूँ। आप लोगों ने बार ग्राफ सीखे थे, ग्राफ पेपर लास्ट ईयर भी सीखे थे 6th क्लास में, कैसे प्रेजेंटेशन कैसे उसको कलेक्शन करते वो आपको इन्फॉर्मेशन है, डबल बार ग्राफ की भी इन्फॉर्मेशन है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअली ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहले है स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है। स्टैटिस्टिक क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि आपको सपोज क्लास के सभी बच्चों के मार्क्स कलेक्ट करने जो फर्स्ट यूटी में हुए, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, तो आपने वो जो कलेक्शन आपने किया, दैट कलेक्शन इज, उस कलेक्शन को स्टडी करना, पढ़ना मैथमेटिकली, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन उसको हम पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देते हैं। अभी आप लोग देखो कोविड में जो कोविड-19 में जो कलेक्शन हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट के कलेक्शन, उसमें आप देख रहे हो कितने केसेस है, कितने रिकवर हुए, कितने डेथ हुआ, उसको कलेक्ट करके उन्होंने इंटरप्रेट किया, उससे एक उन्होंने कलेक्शन किया कि क्या चीज़ हम लोगों को करनी चाहिए, किस तरह से केस को रोकना चाहिए, कहाँ ज़्यादा है, किसको रेड जोन में डालना है, किसको ग्रीन में, किसको ऑरेंज में, उसी हिसाब से काम करना चाहिए। रेड वालों को ठीक करना, उनका प्रायोरिटी, ये सब चीज़ें स्टैटिस्टिक के थ्रू क्लियर होती हैं। तो स्टैटिस्टिक में हमें सबसे पहले डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए। अब इंफॉर्मेशन हम डायरेक्टली कहीं से लें, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दिया है, बोला कि आज है ना आप लोगों को ये जो 40 डेज आप लॉकडाउन हुए या 40+ जितने भी दिन आप लॉकडाउन हुए, उसमें आपने जो जो भी ऑब्जर्वेशन, जो जो भी एक्टिविटीज़ की, उसको कलेक्ट करो, ठीक है, दैट इज़, उसको उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन हमको बताओ। तो ये जो है वो आपका एक स्टैटिस्टिक हो गया, ठीक है। अब जो हम कलेक्शन करते हैं, जैसे मैंने कलेक्शन ऑफ हाइट किया, तो वो एक हमारा प्राइमरी इंफॉर्मेशन। उसको हम जब टेबल में रिप्रेजेंट कर दें, टेबल में हम सब लोग क्या लिखते हैं, पहले इंफॉर्मेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी, उसकी टेलीमास क्या है, उसके फ्रीक्वेंसी कितनी, कितने ये केसेस आए,
ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। ठीक है, अभी हम लोग जो इसमें बेसिकली हम जो स्टडी करेंगे वो आ रहा है कि आपको रेंज निकालना है। रेंज, मीन, मीडियन, मोड, प्लस उसको ग्राफिकली प्रेजेंटेशन देना। तो सबसे पहले हम लोग एक एक पार्ट को स्टडी करते हैं। जैसे हमारा है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को हम लोग लिखते हैं, उसका मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के पास दे रहा हूँ कि पहले 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, उसमें 10 बच्चों का जो इंफॉर्मेशन था वो मैं आपको दे रहा हूँ, उससे मैं आपको रेंज और मीन निकालना बता रहा हूँ। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं। चलो अब यहाँ सबसे पहले गिवन है आपको देखो ये आपके मार्क्स हैं स्टूडेंट के 50 में से 42 फर्स्ट स्टूडेंट को, 50 रोल नंबर वाइज दिया, 25 फोर्थ को 17, फिफ्थ को 49, सिक्स को 18, सेवन्थ रोल नंबर को 7, एट्थ रोल नंबर को 38, नाइन्थ रोल नंबर को 27 और 10th रोल नंबर को 16 मार्क्स। अब क्वेश्चन आता है कि इसका पहले तो क्वेश्चन में यहाँ है फाइंड रेंज, सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स। चलो रेंज, हाईएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स। हम पहले इसको फर्स्ट फाइंड करते हैं, फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड लोएस्ट, थर्ड रेंज, फोर्थ मीन। ये हमें 4 इंफॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है, सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, ये मार्क्स हैं आउट ऑफ 50 10 स्टूडेंट्स के। सबसे पहले हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है, हमने देखा हाईएस्ट आपका आ रहा है 50 आउट ऑफ 50, तो यह हाईएस्ट हो गया, तो आपने हाईएस्ट लिख दिया, ये आपका हाईएस्ट। तो यह सॉल्यूशन में आया हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू 50। फिर आया लोएस्ट मार्क्स, सेकेंड क्वेश्चन देखो, लोएस्ट है आपको, देखो तो लोएस्ट आपका 17 आ रहा, आपने लिखा सॉरी 7, ये आ गया सेकेंड क्वेश्चन। अब आता है रेंज। अब क्वेश्चन था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज। रेंज मतलब कैप, मतलब रेंज है, इस रेंज का मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, यानी लोएस्ट और हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। हाईएस्ट आपका 50 है, लोएस्ट आपका 7, इसका जो डिफरेंस है दैट इज रेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो अपने यहाँ रेंज निकालो, रेंज है आपका 50 - 7,
दैट इज इक्वल टू 43 आपका रेंज आ गया। इसके बाद है फोर्थ, आपको फाइंड करना है मीन। मीन आपका, मीन का मतलब होता है एवरेज, यानी क्लास में हर बच्चे ने कितना कितना, अगर सभी बच्चों में ये मार्क्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो हर बच्चे ने कितना मार्क्स स्कोर किया है। तो मीन ढूंढने के लिए क्या हम फॉर्मूला लगाते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आता है ऑब्जर्वेशन का मतलब है ये मार्क्स जो है वो ऑब्जर्वेशन है। इन सबको आप पहले प्लस करो और नंबर यानी कितने ऑब्जर्वेशन आप प्लस कर रहे हो, तो टोटल 10 ऑब्जर्वेशन से 10 नीचे 10 ऑब्जर्वेशन आ गया। अब पहले हम इसको सम करते हैं मीन के लिए। आपने लिखा पहले 42 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 49 प्लस 18 प्लस 7 प्लस 38 प्लस 27 प्लस 16 डिवाइडेड, कितनी ऑब्जर्वेशन है आपकी, जरा टोटल देखो, काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से आपने डिवाइड किया। अब आपको पहले इन सबको ऐड करना है और ऐड करके देखना है इसका टोटल एडिशन कितना, उससे 10 को डिवाइड। तो आप देख लेते हैं कितना एडिशन है। पहले आपने ऐड किया 42 प्लस, मतलब हम इजी वे से करते हैं, देखो आपके पता 42 और 18 ऐड करने से ये हो जाएगा 60, फिर 25 और हमने ऐड किया, चलो 25 प्लस 70, दो दो का ग्रुप बना दो, तो ये आ गया आपका 42। फिर आपने 49 और 7 को ऐड किया, 49 प्लस 7 दैट इज 56। फिर 18 तो हमने ऐड कर लिया है, आप 38 प्लस 38 प्लस 27 5 65 और 60 प्लस 50 66। अब 66 प्लस 60 126, उसमें 42 ऐड किया आपने 8 6 1, उसमें फिर 56 आपने ऐड कर दिया 4 12 224 आया, उसमें आपने 65 ऐड किया 289 60 42 56 60। तो ये आपका जो टोटल एडिशन है 289 डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड कर दी तो आप लोगों को डिवीजन, अभी आप लोगों ने डेसिमल का डिवीजन देखा है, तो एक नंबर के बाद आप डेसिमल डाल सकते हैं। 28 डेसिमल लास्ट में तो 0.9, देयरफॉर मीन मार्क्स जो क्लास के आ रहे हैं, जो हर बच्चों को मार्क्स मिल रहे हैं, दैट इज 28.9 मार्क्स हर बच्चा स्कोर कर रहा है। अगर 7 वाला भी इतना स्कोर कर रहा है और 42 वाला भी, और आपको भाई चेक करना है कि राइट आंसर है या रॉन्ग, तो आप क्या करो 28.9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और वो जो सम आएगा वो उन सबको प्लस करने से आना चाहिए। अगर ये आ रहा है, यानी आपको कभी चेक करना आपने राइट किया या रॉन्ग, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको कभी भी निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब जितने भी इन सबका एडिशन है वो आपको होता है 289 है, तो आपने जो मीन निकाला उसको टोटल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आप मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करो, तो देखोगे आपका मीन कितना है 28.9 इंटू 10 करोगे तो 289, जो कि आपका टोटल सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। अगर ये आ रहा है यानी आपने परफेक्ट किया। तो ये हो गया आपको मीन निकालने का।
चलो मीन का और हम करते हैं जिससे आपको ये क्लियरिटी में कंसेप्ट है। जैसे आपको बोला है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स, तो होल नंबर आपको पहले ढूंढने पड़ेंगे। होल नंबर कौन से हैं? 0 1 2 3 4, ये 5 होल नंबर आ गए। अगर नेचुरल नंबर बोलें तो नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5, जितने तक पूछें उतने आपको लिखने हैं, फिर उसका मीन फाइंड करना है। तो अभी हम इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। ये आ गया पूरा क्लियर? देख लो, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। Second example, find range and mean of first 5 whole numbers। जितने फर्स्ट 5 होल नंबर हैं उसका मीन और रेंज फाइंड करना। सॉल्यूशन आपने पहले निकाला कि आपको पहले होल नंबर्स फर्स्ट 5 यानी जहां से चालू हो रहे हैं, दैट इज 0 1 2 3 4, दीज आर द फर्स्ट 5 होल नंबर। अब इसमें आपको जब भी रेंज निकालना है तो रेंज के लिए हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है आपका 4 और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन 0, उसका डिफरेंस चेक करना है। 4 आ गया तो ये आपका रेंज आ गया। सेकेंड आपको फाइंड करना है इसका मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे ना तो आपके इसके भी मार्क्स काउंट होते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ, अब इसको सभी को अपने ऑब्जर्वेशन को प्लस कर 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन 4 से आपने डिवाइड किया। आप सबको आप प्लस कर रहे हैं तो क्या क्या एडिशन आ रहा है देखा आपने, 3 + 3 6 + 4 10 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको बताइए कैंसिल 2 5 से लोएस्ट फॉर्म है 2 2 से, मतलब आपने इसको 2 के टेबल से काटा। अब ये कैंसिल नहीं हो रहा है तो आप लॉन्ग डिविजन से डिवाइड करो। 5 को 2 से आपने डिवाइड किया, 2 2 = 4 1, पॉइंट डालने से ऑटोमेटिकली 0 हो जाए, 2 5 = 10। फिर आपने माइनस किया तो यू आर गेटिंग 2.5 एज ए मीन। देयरफॉर आप फाइनली आप लिखेंगे देयरफॉर रेंज आपने जो निकाला वो आपका 4 आ गया आंसर में, और मीन जो आपने निकाला उसको फाइनली आप सिस्टमैटिक मेथड से लेंगे 2.5। ये आपका मीन और रेंज दोनों कैलकुलेट हो गया। क्लियर हुआ? चलो अब हमें आप लोगों को इसी से देखो, मीन और रेंज बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में डाल दो, जिसको कहते हैं अरे, ARRAY। अरे का मतलब क्या होता है, पहले आप लोगों को अरे मतलब अरेंज करना, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, और या दूसरे वे में आप लिख सकते हो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग में करो, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली लोएस्ट ऑब्जर्वेशन और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन का बिल्कुल नॉलेज हो जाता है। तो उसके लिए आपको इतना कॉम्प्लिकेशन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
एक और एग्जांपल करते हैं। देखो मैं आपको जो स्टडीज़ कराऊंगा मेरा लॉजिक पूरा क्लियर है, टेक्स्ट बुक प्लस आर डी शर्मा दोनों हम करेंगे साथ साथ। तो टेक्स्ट बुक आप साथ साथ करेंगे, आर डी शर्मा के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब वो हो जाएंगे तो मैं वर्कशीट के साथ भी दूंगा, साथ साथ समझाता भी जाऊंगा, जिससे आपको करने में दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? चलो एक और मैं आप लोगों को इसी के बेस पर बता रहा हूँ क्वेश्चन, जैसे आपको दिया है अभी आप लोगों ने अब मैं आप लोगों को एक टेबल में कैसे मीन फाइंड करते हैं वो बताऊँ। ये तो मीन आपको समझ आ गए। अब आपने अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया है, उसमें आपको बोला है कि इसमें आपको मीन फाइंड करना है। अब मैं इसमें आपको पहले ये बता दूं कि आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह से होता है वो आपको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिया है कि एक टेबल दी है जिसमें वेट ऑफ द बच्चों इन केजी में दी है और कितने वर्कर्स हैं, क्योंकि हमने ये इन्फॉर्मेशन 12 वर्कर इन ए फैक्ट्री का वेट कैलकुलेट किया, तो वो मैं इन्फॉर्मेशन एक टेबल में बता रहा हूँ, आप उसको देखना ध्यान से और कैसे इसको करना है। Question third, weight of 12 workers in a factory, तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ लिखा वेट, और यहाँ लिखा उनके नंबर ऑफ वर्कर्स। देखो मैं यहाँ वेट इन केजी लिख रहा हूँ, इन केजी मतलब केजी में उनके वेट्स दिए हुए हैं। आप लोग देखना किस तरह से वेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसा भी आपको यहाँ वेट दिया है 60 केजी एक वर्क मतलब वेट है, फिर 63 केजी वेट है, फिर 66 केजी वेट है, 69 केजी वेट है, 72 केजी वेट है, और वर्कर्स हैं 60 केजी वाले आपके 4 वर्कर्स आ गए, 63 वाले 3 वर्कर्स हैं आपके, 66 वाले 2 वर्कर्स, 69 वाले 2 वर्कर्स, और 1 वर्कर है आपका 72। अब देख लें 4 + 3 7 9 11 और 1 12, तो ये 12 टोटल वर्कर्स, जो टोटल वर्कर आपके 12 दिए हुए हैं। अब आपको ये इंफॉर्मेशन में फाइंड मीन वेट, मीन वेट ऑफ वर्कर्स आपको फाइंड करना है इन अ फैक्ट्री, यानी हर वर्कर का एवरेज वेट क्या है। चलो अब जैसे ये टेबल में दिया हुआ है, आपको कैसे इसका वेट फाइंड करना, तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वेट की, वेट को हम एक्स आई से मतलब एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई, या आई लिख देना। वर्कर को हम एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, कितने वर्कर्स उस लॉजिक में, और उसके बाद हम इन दोनों को यहाँ ये आ गया। अब हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए आपको इसी टेबल को दोबारा यूज करना है। यहाँ लिखा आपने सॉल्यूशन, यहाँ लिखा वेट इन केजी, उसको आपने एक्स आई से रिप्रेजेंट कर दिया, फिर यहाँ लिखा नंबर ऑफ वर्कर्स,
उसको रिप्रेजेंट किया एफ आई यानी फ्रीक्वेंसी। यहाँ आपने लिखा एक कॉलम बनाए जिसमें आप एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे आपके 60 वर्कर्स हैं, उसके 4 वर्कर है, तो हर का वेट 60 है, तो 2 का करेंगे तो 60 + 2, 60 + 3, 60 + 4 वर्कर, तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके 60 वेट टोटल आपके 240 वेट हुआ। 4 वर्कर्स लिखो या सबको अलग 60 60 60 ऐड करने से अच्छा इसको एक साथ ऐड कर दिया। ऐसे 63 और 3 वर्कर्स हैं, 63 + 63 + 63 करने से 63 × 3, मतलब यहाँ 63 लिखा और यहाँ 3 दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। फिर है 66 वेट वाले, आपके 2 वर्कर्स हैं, इसको इंटू कर 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 और 30। फिर 69 वेट वाले 2 वर्कर्स हैं, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 और 1 30। और 72 वाले 1 वर्कर हैं, तो 72 1 ज़ा 72। अब टोटल वर्कर आपके जो टोटल हैं, जिसको टोटल वर्कर है 12, और टोटल जो वेट आ रहा है, टोटल वेट एफ, इसको प्लस करना है, टोटल वेट इसको प्लस किया, 9 + 2 11, 19 19 + 2 21, 2 आ गया। फिर तो 10 10 12 12 21 करेंगे 2, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 + 8 21 25, और 2 आपने जो ऊपर कैरिंग ली थी वो लिया, जैसे 10 13 21 25 + 2 26, कैरिंग आई 2 2 1 2 3 5 5 + 2 7, 761 टोटल वेट आया। अब आपको मीन वेट फाइंड करना है, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना 761, उसको डिवाइडेड किया, कितने ऑब्जर्वेशन है 12, 12 से आप डिवाइड, मतलब टोटल आपके जो वर्कर हैं 12, 12 से उसको डिवाइड किया, 761 रफ में किया 12 से, 12 6 ज़ा 72, 4 कैरिंग आई 1, 7 3 ज़ा 36, 5 पॉइंट डाल के 0, 7 12 4 ज़ा 48, 2 1 12, 6 ज़ा 72। ये फिर राउंड ऑफ चलता रहेगा, तो इसको जो राउंड है हमने ये 6 को राउंड करके 42 कर दिया, तो इसका जो मीन आया सॉल्यूशन, मीन वेट is nothing but that is 63.42 approximate kg, यानी हर वर्कर का एवरेज वेट 63.42 kg आ। तो ये आई थिंक आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हुआ। अभी मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि देखो ये 3 टाइप के हैं, हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि पहले आप लोगों को जो मैं वर्कशीट भेज रहा हूँ उसको पहले आप फिनिश करना, और टेक्स्ट बुक से जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आई थिंक डेटा हैंडलिंग की पहली जो एक्सरसाइज है 3.1, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, ज़्यादा नहीं करना, ओनली 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके देखो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ओके, आज इतना रखते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो मैं आप लोगों को वर्कशीट भेजूँगा उसको आप फिनिश करेंगे, साथ साथ ये आप मेरे साथ ये जो मैंने डेटा हैंडलिंग का दिया है उसको आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज के ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। चलो बाय बच्चों।